नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग कोविड-19 के प्रभाव जो इस पेंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है कुशल होंगे, अपने घर होंगे और सेफ होंगे। संविधान की श्रृंखला में जो टू द पॉइंट नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल रही है, उसका दूसरा बिंदु लेकर के आज मैं प्रस्तुत हूं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियां। संसदीय समितियां क्या होती हैं, गठन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं और विशेष रूप से हम वित्तीय समितियों की बात करेंगे। इसके पीछे कारण है कि हाल ही में वित्तीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है। स्थायी प्रकृति की समितियां हैं और इनमें अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन जी चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बनाया गया है। तो लोक लेखा समिति क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, प्राक्कलन समिति क्या होती है, गिरीश जो बीजेपी के नेता हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे ही सार्वजनिक उद्यम समिति जो है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में आप बहुत संविधान से संबंधित ऐसे ही गूढ़ विषयों को मैं आपके सामने चर्चा करता रहूंगा। तो सबसे पहले फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो लीजिए मैं चलता हूं आपको आज के विषय के ऊपर लेकर, और आज का विषय है हमारा संसदीय समितियां। देखिए, संसद एक बहुत बड़ी संस्था है और प्रत्येक कानून, उपकानून पर, प्रत्येक विषय पर वहां विचार करने के लिए एक सीमा होती है। उससे अधिक उसमें विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। तो संसद के कार्य को एक तरह से कम करने के लिए या उसका सहयोग करने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया गया है। यद्यपि संविधान में जगह जगह पर संसदीय समितियों का उल्लेख जरूर है, लेकिन कहीं पर भी इनके गठन को लेकर के कोई प्रावधान नहीं है। तो कैसे होता है संसदीय समितियों का गठन? संसदीय समितियों का गठन लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्य नियमावली है उसके अनुसार किया जाता है। मुख्यतः यह समितियां दो प्रवृत्ति की होती हैं, स्थायी और तदर्थ। ये दो तरह की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ। जैसा आप जानते हैं, स्थायी समितियां वो समितियां होती हैं जो हमेशा अपना कार्य करती रहती हैं। उनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होता, बल्कि वो स्थायी प्रकृति की होती है। प्रकृति इनकी कैसी होती है? स्थायी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन समितियों की ये होती है, इनका अपना एक सचिवालय होता है। इनका अपना एक सचिवालय होता है, एक ऑफिस होता है जिसमें ये काम करती हैं और इनकी मदद के लिए विभिन्न एजेंसियां सहयोग करती हैं। ये जो स्थायी समितियां होती हैं विभिन्न विभागों की होती हैं। कुछ वित्त संबंधी स्थायी समितियां होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वित्त संबंधी स्थायी समितियां, वित्त संबंधी स्थायी समिति। देखो, वित्त संबंधी स्थायी समितियों में तीन समितियों का जिक्र किया जाता है। एक है लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी है प्राक्कलन समिति और तीसरी है सार्वजनिक उद्यम समिति। इसके अलावा अनेक विभागों की विभागीय समितियां होती हैं जो स्थायी नेचर की होती है, परमानेंट नेचर की होती है और जिनका एक अपना सचिवालय होता है। इन सबका गठन संसद सदस्यों से लोकसभा अथवा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित करके या उनमें से आपस में चुनाव करके किया जाता है। अलग अलग के चुनाव की अलग अलग विधियां हैं, कौन किसके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित होती है। लेकिन एक खास बात होती है इन सभी संसदीय समितियों की, ये अपनी रिपोर्ट या तो संसद को सौंपती हैं या लोकसभा में अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। तदर्थ समितियां अस्थायी समितियां होती हैं, यानी कोई जो विशेष विषय होता है, जब वो विषय संसद के पटल पर आता है तभी इनका गठन किया जाता है। जैसे कि कोई विधेयक अभी प्रस्तुत होने वाला है तो उस विधेयक की जांच करने के लिए, उस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के लिए एक तदर्थ समिति उसी समय गठित कर दी जाती है। इसमें बहुत ही कॉमन जो नाम आता है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी है। किसी मुद्दे के ऊपर इसमें संयुक्त समितियों का गठन किया जाता है। तो अनेक तरह की तदर्थ समितियां भी हमारे यहाँ सक्रिय हैं। तो आप इस तरह से समझिए कि संसदीय समितियां वे समितियां होती हैं जो संसद के कार्य को
सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद में जो नियम उपनियम बनाए जा रहे हैं उन नियमों के बारे में अपना एक मत प्रकट करने का अधिकार रखती हैं और इनका निर्माण संसद सदस्यों में से होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद के कार्य की एक सीमा है, उसमें कुछ विशेषज्ञों के गुण हासिल करने के लिए विशेषज्ञता के लिए हम संसदीय समितियों का गठन करते हैं। ये दो तरह की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी वो होती हैं जिनका अपना सचिवालय होता है, जिनकी प्रकृति स्थायी होती है, जो सदैव कार्य करती रहती हैं। विभागीय समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। अस्थायी या तदर्थ समितियां वो होती हैं जिनको हम किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष उद्देश्य से बनाते हैं। अब आइए चलते हैं जो वित्तीय जो स्थायी समितियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वित्त संबंधी स्थायी समितियां। वित्त संबंधी स्थायी समितियां 3 होती हैं। नंबर 1 लोक लेखा समिति, जो मैंने अभी आपको समझाया था। नंबर 2 प्राक्कलन समिति, और नंबर 3 सार्वजनिक उद्यम समिति। एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। लोक लेखा समिति, इसे पीएसी कहते हैं। पीएसी अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका अध्यक्ष जो है अभी इनके अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है अधीर रंजन चौधरी। कौन है अधीर रंजन चौधरी? आप जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी। इसका जो लोक लेखा समिति है, इसका पहली बार जो गठन हुआ था, पहली बार इसका गठन 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में किया गया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत 1921 में इसका पहली बार गठन किया गया था, लोक लेखा समिति का। सदस्य कितने होते हैं इसमें? अगर ये पूछा जाए सदस्य, तो सदस्य संख्या इसकी 22, 15 लोकसभा से और 7 का चयन होता है राज्यसभा से। हालांकि वर्तमान में इसमें इसकी संख्या 20 है, क्योंकि 2 पद रिक्त हैं। इस तरह से इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल कितना होता है इसका? इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल समिति स्थायी है, लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। और क्या खास बात है इसकी? कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। किसी भी मंत्री को, क्योंकि ये उन विभागों की जांच करेगी, इसलिए कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है। चुनाव कैसे होता है? चुनाव जो इनका किया जाता है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। कार्य क्या करती है? इसका प्रमुख रूप से जो कार्य है वो सीएजी के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, सीएजी के प्रतिवेदनों की जांच करना, उनसे संबंधित जो प्रतिवेदन है या जो जिस चीज के लिए बजट अलॉट किया गया था, जिस विभाग के लिए जो बजट अलॉट किया गया था, क्या वाकई उस विभाग में वो खर्च हुआ है या नहीं हुआ, इन सभी कार्यों को जांच करने की शक्ति लोक लेखा समिति के पास होती है। लेकिन लोक लेखा समिति के बारे में यह आलोचना है कि ये सब परीक्षण करती है। सब परीक्षण का मतलब मुर्दे का पोस्टमार्टम करने वाली समिति है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सदैव लोक लेखा समिति जो है ये सदैव बजट पास होने के बाद उसके लिए उसका परीक्षण करती है। दूसरे, इसके पास कोई नियम आधारित करने की, नियम बनाने की शक्ति नहीं है। ये कोई आदेश जारी नहीं कर सकती, इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं है, परामर्शदायी संस्था है ना, बाध्यकारी सुझाव नहीं। ये तमाम इसकी कमियां हैं, जिसके कारण आप कह सकते हो कि लोक लेखा समिति जिस तरह से जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण करने वाली समिति
नहीं है, केवल एक परामर्शदायी संस्था की तरह होती है। हालांकि परंपरा के अनुसार इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा नेता प्रतिपक्ष को निर्धारित मनोनीत किया जाता है। दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन का मतलब होता है आकलन करना। आकलन करने का मतलब ये तय करती है कि भाई कौन जो बजट है वो किस विभाग के लिए कितना बजट जो अलॉट किया गया है क्या वो वाकई सही किया गया है, उसका उद्देश्य कितना सार्थक है। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? इसकी सदस्य संख्या 30 होती है और 30 सदस्य लोकसभा से ही निर्वाचित किए जाते हैं, अर्थात इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है। सारे सदस्यों का चुनाव किससे होता है? लोकसभा से होता है। कार्यकाल सदस्यों का इसमें भी 1 साल होता है और कोई मंत्री इसमें भी सदस्य नहीं हो सकता, यानी सदस्य संख्या 30, कार्यकाल 1 वर्ष और कोई मंत्री इसमें भी सदस्य नहीं हो सकता। चुनाव की वही परंपरा है जो लोक लेखा समिति की है। चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जैसे कि लोक लेखा समिति में चुनाव होता था उसी तरह से इसमें भी। और इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष सामान्यतः सत्ताधारी दल का होता है सामान्यतः, क्योंकि उसी का बहुमत होता है लोकसभा में, तो अध्यक्ष सामान्यतः सत्ताधारी दल का इसमें नियुक्त किया जाता है प्राक्कलन समिति में। अभी जो वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है गिरीश बापट। गिरीश बापट जी जो है ये पुणे से सांसद है बीजेपी के और इनका चुनाव इसमें किया गया है। कार्य क्या करते हैं मैंने बताया था, बजट एलोकेशन के बारे में बताती है, बजट के आवंटन के बाद उसका प्राक्कलन करती है, लेकिन इसकी भी वही कमियां हैं जो लोक लेखा समिति की थी। नीतिगत मुद्दों पर अपना विचार नहीं रख पाती। और एक और बात, ये इसकी भी सलाह सीएजी की तरह परामर्शदायी है, लेकिन इसकी लोक लेखा समिति की तरह। हाँ, इसको सीएजी की विशेषज्ञता भी हासिल नहीं है। सीएजी की जो विशेषज्ञता, जैसे आजकल कौन है हमारे सीएजी, राजीव महर सिंह राजस्थान कैडर के आईएएस है, तो उस तरह की विशेषज्ञता प्राक्कलन समिति को हासिल नहीं है। और सार्वजनिक उद्यम समिति, इसकी जो अभी अध्यक्ष हैं वो है मीनाक्षी लेखी। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? इसकी सदस्य संख्या है 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 22। कार्यकाल इसका भी 1 साल है और मंत्री इसमें भी कोई सदस्य नहीं हो सकता। तो ये क्या कार्य करती है, जितने भी पीएसयू जो हमारे हैं उनके संबंधित बजट का उनकी ऑडिट करना, ये सारे काम करती है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि ये 10 से 12 और पीएसयू को 1 साल में ऑडिट कर सकती है, अर्थात सबका ये ऑडिट करना संभव इसलिए नहीं है, कानूनन ये नहीं कर पाती। और उसके नीतिगत मुद्दे, दैनिक प्रतिदिन के जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी कोई कमेंट सार्वजनिक उद्यम समिति नहीं करती। तो संसदीय समितियों का जो उद्देश्य है, जो स्थायी प्रकृति की जो समितियां हैं, इनका उद्देश्य है कि शासन पर नियंत्रण रखना और विशेष रूप से जो जिन विषयों के ऊपर पूरी संसद में चर्चा नहीं हो सकती, इस समूह के रूप में उसका विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मूल्यांकन करना। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, ये तीनों ही इनकी अपनी सीमाएं हैं और सीमाएं के साथ साथ ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। तो इस तरह से हमने इन 3 समितियों के बारे में सीखा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। अंत में ये तीनों समितियां जो है वो परामर्शदायी है, इनके पास बाध्यकारी शक्तियां नहीं है। तो आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।